एवरीवन, रुद्र की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आधुनिक भारतीय इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं और आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको मैं और भी सभी टॉपिक्स कवर करवा पाऊँ। तो हम लोग शुरुआत करेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने नोट्स बनाए और मैं अपने नोट से ही आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रही हूँ। अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो दो रास्ते थे यूरोप के भारत में व्यापार करने के। पहला रास्ता था फारस की खाड़ी वाला मार्ग और दूसरा रास्ता था लाल सागर वाला मार्ग। पर ज़्यादातर व्यापार जो है फारस की खाड़ी वाले मार्ग से ही किया जाता था, क्योंकि ये बहुत अच्छा रास्ता था, इसको अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। लाल सागर वाले मार्ग में बहुत सारी चट्टानें थी, बहुत कोहरा पड़ता था, जिस कारण से इस रास्ते को नहीं इस्तेमाल किया जाता था। तो अब एशिया में यूरोप को जाने वाली सभी वस्तुएं कई राज्यों और कई मार्गों से होकर गुजरती थी, जिस कारण हर राज्य को चुंगी और मार्ग कर देने पड़ते थे। यूरोप के व्यापार में इटली का सबसे ज़्यादा एकाधिकार था, इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था। इस कारण जो है अधिकतर व्यापार फारस की खाड़ी वाले मार्ग द्वारा भारत से यूरोप में होता था। अब 1453 ईस्वी में क्या हुआ, तुर्कों ने कुस्तुनतिनिया पे विजय स्थापित कर ली। किसने विजय स्थापित की? तुर्कों ने की। किस पर की? कुस्तुनतुनिया पे की। और कौन से साम्राज्य की स्थापना हुई? ऑटोमन साम्राज्य की। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि ये इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पे विजय स्थापित की और कौन से साम्राज्य की स्थापना की? ऑटोमन साम्राज्य की। और इसके बाद जो है ऐसा होने के कारण तुर्कों ने फारस की खाड़ी वाले मार्ग पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जिस कारण जो है व्यापार होने में समस्याएं उत्पन्न होने लगी। अब सब ने सोचा अब हम क्या करें, हम लोगों को लाल सागर वाला रास्ता हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, फारस की खाड़ी वाले पे तुर्कों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। तो पुर्तगाली सबसे अग्रणी थे, उनको किसी भी आविष्कार की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने जहाज़ भी बनाए थे, कंपास भी बनाया था। और वहाँ का जो शासक था प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, उसने सोचा कि हम लोग जो है भारत की खोज करेंगे और उसने इस कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1486 में एक पुर्तगाली नाविक बार्थलोम्यू डेज, आप इस नाम को ज़रूर याद रखेंगे, इसीलिए मैंने रेड पेन से हाईलाइट करके लिखा है। पुर्तगाली नाविक 1486, कौन से सन में? 1486 में। कौन सा कंपनी का नाविक था? पुर्तगाली, पोर्टुगीज बोलते हैं इंग्लिश में। बार्थलोम्यू डेज ने अफ्रीका स्थित उत्माशा द्वीप, इसे केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है, इसकी खोज की थी। तो केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? बार्थलोम्यू डेज ने की। कौन से सन में की? 1486 में। ये एक पुर्तगाली नाविक था, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1492 यानी 1492 में अब स्पेन की सहायता से कोलंबस निकला भारत की खोज करने। ये भी एक नाविक था और ये भारत की खोज करने के लिए अटलांटिक ओशियन से यानी अटलांटिक महासागर से जोखिम भरी यात्रा करके निकला और वो अंततः कहाँ पहुँच गया? अमेरिका। उसको लगा कि उसने भारत की खोज की है, किंतु उसने अमेरिका की खोज की थी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। सभी फैक्ट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं रिवाइज़ करा रही हूँ। 1486 में बार्थलोम्यू डेज ने केप ऑफ गुड होप यानी उत्माशा द्वीप की खोज की। 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पे विजय स्थापित करके ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की। ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है बारी वास्को डी गामा की। ये एक पुर्तगाली था। 1498 ईस्वी में ये उत्माशा द्वीप के रास्ते भारत पे पहुंच गया। तो जो सब कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, उसने भारत की नहीं खोज की थी, उसने भारत जाने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, क्योंकि फारस की खाड़ी वाले मार्ग को अब हम यूज़ नहीं कर सकते थे ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना के कारण। इसीलिए वास्को डी गामा ने भारत जाने के लिए समुद्री रास्ता खोजा और यहाँ से व्यापार होने लगा। जब ये रास्ते की खोज हो गई तो कई कंपनियों ने भारत में धीरे धीरे आना शुरू किया। तो उन कंपनियों का स्थापना वर्ष और उनका आगमन वर्ष आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा देती हूँ। सबसे पहले कौन सी कंपनी की स्थापना हुई? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया की स्थापना 1664 और आपकी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1731 में। अगर आप आगमन के क्रम की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा अलग है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। पुर्तगाली तो जब उनकी स्थापना हुई तभी वे भारत में आ गए
और कंपनी के नाम भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। कभी कभी ये नाम भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और ये जो नोट्स मैं जिनसे आपकी तैयारी करा रही हूँ, इससे आप उत्तर प्रदेश PCS और अन्य राज्य के PCS एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप कोई वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी बहुत मदद करेंगे। अब बारी आती है डच की। तो डच की कंपनी की स्थापना 1602 में हुई, किंतु वो आए हैं 1605 में। और कंपनी का नाम है विरिगडे डास इंडीशे। और आपकी पुर्तगाली कंपनी का नाम था इस्तादो दा इंडिया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, किंतु ये भारत में आई है 1608 में। और कंपनी का नाम काफ़ी लंबा था, आप देख सकते हैं, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। अगेन मैं नाम को दोहरा रही हूँ, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। अब आती है डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बारी। 1616 में ये आए हैं और 1616 में इनकी स्थापना हुई है। अब हम बात करते हैं फ्रेंच कंपनी की, जो कि 1664 में स्थापित हुई थी, किंतु उसका भारत में आगमन हुआ है 1667 में। और इस कंपनी का नाम है कंपनी द इंड ओरिएंटल। और हमारी स्वीडिश कंपनी जो है 1731 में ही भारत आई थी। तो अब हम पुर्तगालियों के आगमन के कारण के बारे में पढ़ेंगे। वह भारत आए तो क्यों आए? सबसे पहले आर्थिक कारण ये थे कि वे व्यापार करना चाहते थे, और धार्मिक कारण था कि वह एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तो वो कालीकट बंदरगाह पे उतरा। कौन से बंदरगाह पे उतरा है? कालीकट बंदरगाह पे, जो कि केरल मालाबार तट पे है। पहले वहाँ पे अरबी व्यापारी थे, उन्होंने उसके साथ वैमनस्य का रवैया अपनाया, मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं किया उन्होंने। तो कालीकट के जो राजा थे जमोरिन, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया, उसे मसाले तथा जड़ी बूटी ले जाने की अनुमति भी प्रदान की। और इन्हीं मसाले और जड़ी बूटी को जब वो वापस पुर्तगाल लेके गया तो उसे 60 गुना मुनाफा हुआ। 60 गुना मुनाफा हुआ। और इसी को देखने के बाद उसने दोबारा भारत आने का निश्चय किया। अब 1500 ईस्वी में अल्वरेज क्रैबल के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? अल्वरेज क्रैबल के नेतृत्व में एक और अभियान दल भारत आया। ये भी मसाला आदि लेकर पुर्तगाल पहुंच गया। अब ये तो सिर्फ मसाला लेके चले गए, अल्वरेज क्रैबल के नेतृत्व में आए थे। ये दूसरा अभियान दल था पुर्तगालियों का। अब फिर 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और उसने कोचीन में पहली फैक्ट्री की स्थापना की। अपनी पुर्तगालियों की प्रथम बस्ती उसने कोचीन में बसाई। अब 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई और उन्होंने गवर्नर बना के अल्मीडा को भेजा। किसको भेजा? अल्मीडा को भारत में भेज दिया। अल्मीडा का जो शासनकाल वो चला 1505 से 1509 ईस्वी तक। अब इन्होंने मुख्य क्या क्या काम कराए वो भी मैं बता देती हूँ। कोचीन का दुर्गीकरण कराया। दुर्गीकरण का मतलब ये होता है कि उसकी बाउंड्री करा दी जाती है और वहाँ पे उन्होंने पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। तो प्रथम हमारी फैक्ट्री बनी थी कोचीन में और अल्मीडा ने कोचीन का ही दुर्गीकरण करा के उसे अपना मुख्यालय बनाया। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम अल्मीडा ने किया है, केनानोर में उन्होंने एक पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। अब हम आगे बढ़ेंगे। 1508 से 1509 ईस्वी में आप देखेंगे गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़े को पराजित कर उसने द्वीप पर अधिकार किया। ये भी अल्मीडा ने किया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त जलबेड़े को पराजित करके उस द्वीप पे अधिकार स्थापित किया। अब आते हैं अल्बुक्रूक। अल्बुक्रूक का जो शासनकाल था वो चला 1509 से 1515 ईस्वी तक। ये पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक थे। इन्होंने 1510 में बीजापुर को गोवा से जीत लिया। बीजापुर से गोवा जीत लिया। इन्होंने गोवा जीता है, किससे जीता? बीजापुर से, और उसकी किलेबंदी करा दी गई। अब आप देखेंगे वास्को डी गामा फिर से तीसरी बार भारत आया। अगर आपसे पूछा जाए वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया, तो 3 बार आया। तो ये तीसरी बार भारत आया। 1524 से 1529 ईस्वी तक वो यहाँ का गवर्नर रहा और 1529 ईस्वी में ही उसकी गोवा में मृत्यु हो गई। सेंट जेवियर, आप सेंट जेवियर के बहुत सारे स्कूल देखते होंगे हमारे भारत में, तो सेंट जेवियर और वास्को डी गामा दोनों की कब्र जो है वो गोवा में है। अब वास्को डी गामा के जाने के बाद नीनो डी कुन्हा ये आया है। ये अल्बुक्रूक का जो है वास्तविक उत्तराधिकारी था। कौन था अल्बुक्रूक का वास्तविक उत्तराधिकारी? नीनो डी कुन्हा। इन्होंने 1530 में गोवा को राजधानी बनाया। पहले कौन सी राजधानी थी? कोचीन थी। अब कोचीन की जगह इनके पिताजी ने जो बीजापुर से गोवा जीता था उसको इन्होंने राजधानी बना दी।
कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथोम तथा बंगाल में हुगली, ये आपको ज़रूर याद रखना है। नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथोम तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना कर पूर्वी तट की ओर वाणिज्य का विकास किया। अब पुर्तगालियों की क्या क्या देन थी भारत को? प्रिंटिंग प्रेस, यानी जो अखबार की छपाई होती है ये पुर्तगालियों द्वारा ही हुई है। 1508 में तंबाकू की खेती सबसे पहले पुर्तगालियों ने की है दक्षिण भारत में। 1508 में तंबाकू की प्रथम बार खेती जो है दक्षिण भारत में करने वाले पुर्तगाली ही हैं। और फिर उसके बाद शाहजहां ने इसे उत्तर भारत में भी शुरू कर दिया था। आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर जो हम फल खाते हैं, पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम, इन सब की भी खेती भारत में पुर्तगालियों ने ही शुरू की थी। अब हम अगले वीडियो में डच के आगमन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी तरह की और भी पढ़ाई से संबंधित टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक मेंशन कर सकते हैं। और रुद्र की पाठशाला से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। राधे राधे, धन्यवाद।